हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का इतिहास में तीसरी भाषा जो कि है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा की जो काल रही है वो है 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। इसको जो है इसको अलग अलग से भी नाम से जानते हैं, जैसे मलेच्छों की भाषा कहा जाता है, नष्ट भाषा कहा जाता है, भ्रष्ट भाषा का कह सकते हैं, बिगड़ी भाषा, खराब भाषा, जैन धर्म की भाषा और पहली अनपढ़ों की भाषा। इससे तो यही कह सकते हैं कि ये जो भाषा है वो बिना बुनियादी है, बिना मतलब का है, जो जिसको तो कुछ जो समझ में आया आया, नहीं तो नहीं आया। इसको इससे यही साफ स्पष्ट पता चलता है। ठीक है। प्राकृत का व्यास वाल्मीकि वाल्मीकि तुलसीदास हेमचंद जी को कहा गया है। प्राकृत का व्यास जो है वाल्मीकि वाल्मीकि तुलसी और कालिदास हेमचंद जी को कहा गया है। प्राकृत भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं हम लोग ये देखेंगे। तो देखेंगे इसमें विद्वान कौन कौन से और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला है भरत मुनि, जिसका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। इसमें जो है नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 है और सीधा रसों की संख्या 9 है, कुल रसों की संख्या 11 है। और अगर इसमें पूछे कि कुल रसों की संख्या तो इसमें आप बोल सकते हैं कि 11 है। और दूसरा विद्वान है वररुचि। वररुचि का जो ग्रंथ है वो है प्राकृत प्रकाश। तीसरा है हेमचंद जो कि प्राकृत भाषा है। चुलिका पैशाची को आचार्य दंडों ने क्या है। चुलिका पैशाची को आचार्य दंड क्या है ना। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भूत भाषा। हेमचंद को प्राकृत भाषा को पानी भी कहा गया है। हेमचंद को क्या कहा गया है, तो इसको पानी भी कहा गया है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग चौथा नंबर अपभ्रंश भाषा। हिंदी भाषा विकास इतिहास में चौथा है अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश का अर्थ हो जाएगा, भ्रंश का अर्थ हो जाएगा टूटना। ठीक है। भ्रंश का क्या अर्थ हो जाता है, टूटना। आगे देखेंगे भाषा के बिगड़े हुए स्वरूप को ही अपभ्रंश कहा जाता है। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि भाषा के बिगड़े हुए स्वरूप को ही अपभ्रंश कहते हैं। इसका परिणाम स्वरूप भाषा के कई वर्गों में विभाजित हो गई है। इसका जो परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो इसे कई वर्गों में विभाजित हो गई है, कई वर्गों में विभाजित हो गई है। अपभ्रंश की जो संख्या है वो पहले और वर्तमान में है। पहले जो थी 6 और वर्तमान में 7 है। पहले देखते हैं हम 7 देखते हैं। पहला हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश जो सबसे प्राचीन मानी गई है। दूसरा है पैशानी अपभ्रंश। तीसरा है ब्राह्मण अपभ्रंश। चौथा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। चौथा है मगधी अपभ्रंश। छठा है अर्ध मगधी अपभ्रंश और सातवां है खस अपभ्रंश जो सबसे नवीनतम भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अपभ्रंश का व्यास स्वयं व्याकरण की रचना की गई है, राम काव्य की रचना की गई। अपभ्रंश का जो व्यास है वह स्वयंभू राम काव्य की रचना है। विभिन्न विद्वान द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द है। विभिन्न विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द है। आचार्य द्वारा अमीरों की भाषा या अमीर, जैसे कि दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा आचार्य द्वारा अमीरों की भाषा अभीर। दूसरा होगा आचार्य भरत मुनि अमीरों की अभिरोक्ति। तीसरा हो जाएगा वाग्यभट्ट ग्राम। चौथा हो जाएगा आचार्य हेमचंद जिसे ग्राम भाषा कहते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण किस रचना में मिलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण किस रचना में मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ जाएगा रूटट ने काव्यालंकार में जिन 6 भाषाओं की उल्लेख किया वह अपभ्रंश है। आचार्य दामोदर दास ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा का अपभ्रंश कहा जाता है। कौशल की भाषा का अपभ्रंश कहा जाता है। दामोदर दास के द्वारा क्या कथन है वो देखते हैं। यह
अवधी भाषा की दूसरी रचना है। उन्होंने कहा है कि यह अवधी भाषा की दूसरी रचना है। यह अवधी भाषा की दूसरी रचना है। भाषा के रूप में अवधी प्रथम प्रयोग खालिक बाटी अमीर खुसरो ने की थी। भाषा के रूप में अवधी प्रथम प्रयोग, अवधी भाषा का जो प्रथम प्रयोग किसने की थी, वो अमीर खुसरो ने की थी, जो की थी खालिक बाटी से। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपने रामायण में अवहत कहा गया है। स्वयंभू ने रामायण में अवहत कहा गया है। अमीर खुसरो ने का वास्तविक नाम जो है, और अमीर खुसरो का जो है वास्तविक नाम है, क्या है, अवहत। खड़ी बोली के प्रथम कवि थे, कौन थे, अमीर खुसरो कौन थे, खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। डॉक्टर राम राय कुमार वर्मा अवधी प्रथम कवि थे। और खड़ी बोली के, इसका जो नोट देखें, इसका नोट कीजिएगा कि खड़ी बोली के अन्य नाम कौरवित है, जो राहुल संकृत्यानंद ने की है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम गुरु औलिया निजामुद्दीन है। अमीर खुसरो के जनक या पिता या पितामह कहते हैं। अमीर खुसरो के क्या कहते हैं, इसको जनक या पितामह कहते हैं। बोलिया भाषा उपयोग का विकास हुआ है। बोलिया या भाषा उपयोग का विकास हुआ। अपभ्रंश जो है बोलियों या भाषा उपवर्गों का विकास हुआ है। बोलियों की संख्या 18 है और भाषा उपवर्गों की भाषा 5 है। पहला पूर्वी भाषा उपवर्ग 3 है जिसका, दूसरा है पश्चिमी भाषा जिसका उपवर्ग 5 है, तीसरा है पहाड़ी भाषा जिसका उपवर्ग 3 है, और चौथा है राजस्थानी जिसका उपवर्ग 4 है, पांचवा है बिहारी जिसका उपवर्ग 3 है। पूर्वी हिंदी भाषा उपवर्ग 3 है। यहाँ देखेंगे क्या लिखा गया है कि यहाँ पूर्वी हिंदी भाषा का उपवर्ग 3 है। अवधी, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी। दूसरा में आ जाएगा पश्चिमी। पश्चिमी में क्या क्या भाषा है, तो पहला ब्रज है, दूसरा बुदेली है, तीसरा है बागरू हरियाणी है, अट्टू है, चौथा हो जाएगा कन्नौजी है, और जो खड़ी बोली भी कहते हैं, तीसरा है पहाड़ियत, तीसरा है पहाड़िया जिसको नेपाली, खदवाली, कुमाऊनी कहते हैं। चौथा है राजस्थानी जिसका 4 है। चौथा है राजस्थानी जिसके 4 भाषा, जैसे कि दक्षिण में मालवी बोलते हैं, उत्तर में मेवाशी बोलते हैं, पूर्व में जयपुरी बोलते हैं, और पश्चिम में मारवाड़ी बोलते हैं। पांचवा हो जाएगा बिहारी भाषा जिसके 3 उपवर्ग हैं, पहला भोजपुरी, दूसरा मगही, चौथा मैथिली। तो इस तरह आज हम लोग देखें कि प्राकृतिक भाषा और अपभ्रंश भाषा कैसे कैसे क्या होगी। आप इसको एक बार मेरी लिखी दोबारा नोट को अपने कॉपी में लिखिए और खुद से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक कि बनने रहने के लिए थैंक यू।